लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को पढ़ा था। और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट n a natural number such that this 1 upon n is less than epsilon। अच्छा, एक चीज देखिएगा कि अगर हमको एक नेचुरल मिल गई n, नेचुरल नंबर एक n मिल गई सच दैट 1 अपॉन n एप्सिलॉन से छोटा है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 1 अपॉन n प्लस 1 भी हमारे पास होगा? क्योंकि हमारे पास सक्सेसर हर एक नेचुरल नंबर का एग्जिस्ट करता है ना? और दैट विल बी लेस देन 1 अपॉन n एंड आल्सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। सिमिलरली यू कैन से 1 अपॉन n प्लस 2 is also there, less than 1 upon n plus 3 is also there। it means that कि हमारे पास हर एक मतलब एक हमको नंबर नेचुरल नंबर मिलेगी, उसके बाद की जो नेचुरल नंबर होगी वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, वो एप्सिलॉन से जो वैल्यू आएगी वो छोटी ही आएगी। इसका मतलब कोई भी एक एप्सिलॉन ले ले, उस एप्सिलॉन के लिए हमारे पास इनफाइनाइट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि 1 अपॉन n लेस देन एप्सिलॉन होगा, है ना? तो इस चीज को अगर लिखें, दिस इज नोन एज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसको हम दूसरा वर्जन भी लिखने का कोशिश करते हैं इसको, कि फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m, उसका नाम दे दे रहे हैं m, ओके, सच दैट सच दैट 1 अपॉन n इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हर एक नंबर नेचुरल नंबर मिल गई, उस नेचुरल नंबर से छोटी, ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब उस नेचुरल नंबर से बड़ी, वो नेचुरल नंबर तो सेटिस्फाई करती ही करती है, साथ में उससे बड़ी सारी नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। So you can say this 1 upon n is less than epsilon for all this n is greater or equal to n। ये जो नेचुरल नंबर m मिली, उससे हमारे पास हर एक बड़ी जो नेचुरल नंबर होगी वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये भी हमारे पास आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का तुम्हारे पास कह सकते हो एक एक वे है ना? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो वी हैव दिस थिंग, हमने लास्ट क्लास में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम कुछ और रिजल्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, और हम कुछ रियल नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। तो एक रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट ये है कि हमारे पास कोई भी डिस्टिंक्ट टू रियल नंबर्स अगर ले लें, तो उनके बीच में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम अभी प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या कह रहा है कि बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, there are there are infinitely there are infinitely many rational numbers। इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स, है ना? तो बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, कोई भी दो रियल नंबर्स डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, उनके बीच में हम अभी प्रूव कर देंगे कि इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना? जितनी चाहो उतनी रेशनल नंबर तुम उनके बीच में पा सकते हो या ढूंढ सकते हो, ठीक है। और कितना भी छोटा हमारे पास इंटरवल क्यों ना हो, अगर हम दो डिस्टिंक्ट बात करते हैं तो इंटरवल की ही बात कर रहे हैं, कितना छोटी भी हमारे पास पास नियर बाय रियल नंबर क्यों ना हो, उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करती हैं। इस फैक्ट से हमें ये पता चलता है कि जो रेशनल नंबर्स का कलेक्शन है या रेशनल नंबर्स का जो सेट है दैट इज योर टेंस, है ना? क्योंकि हम कितने भी छोटे में भी हम रेशनल नंबर को देख पा रहे हैं, तो छोटे से हमारी रियल लाइन के टुकड़े के अंदर भी हम बहुत सारी रेशनल नंबर्स को देख पा रहे हैं। दिस फैक्ट यू कैन से, या लिख लीजिए आप कि दिस फैक्ट इज sometimes known as sometimes expressed by saying
by saying that rational numbers are dense. उनको हम डेंस भी बोलते हैं कि रेशनल नंबर का सेट क्या होता है, डेंस। ओके, तो आइए इस बात को प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? तो कोई हम दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स ले लेते हैं और उनके बीच में हम दिखाते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट एक्स कमा वाई इज बिलोंग्स टू, अच्छा डिस्टिंक्ट है तो इक्वलिटी वाला जो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी के अंदर हमारे पास हम बात करते हैं, तो जो इक्वलिटी वाला केस है वो हमारे पास खत्म हो जाएगा, है ना। ओके, तो हम एक्स और वाई दो रियल नंबर्स लिए, और अगर ये डिस्टिंक्ट है मतलब इक्वल नहीं है, तो हमें लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या कहता है कि दो रियल नंबर्स अगर हम लेते हैं तो उसमें तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो इक्वल होंगे, या पहला वाला बड़ा होगा दूसरे से, मतलब अगर हम एक्स और वाई की बात करें तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, या फिर वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ये हो सकता है, और एक्स इक्वल टू वाई, ये वाली चीज तो खत्म हो गई, दिस इज नॉट इक्वल टू। इनमें से कोई भी हो सकती है। तो सपोज दैट कि एक्स जो नंबर दो रियल नंबर लिए उसमें से एक को एक्स माना जो कि छोटा है ना, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट, ओके, तो लेट अस सपोज दैट कि x इज लेस देन y। ओके, तो सच दैट, या कह सकते हो छोटी रियल नंबर है उसको हमने x बोला, सच दैट दिस इज x इज लेस देन y। ओके, तो अगर हमारे पास x y से छोटा है तो अगर y से हम x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यू विल गेट सम पॉजिटिव नंबर। ओके, यू कैन से y माइनस x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज द पॉजिटिव। ओके, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर होती है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होती है, तो उसके लिए हमको एक नेचुरल नंबर मिल जाता है सच दैट 1/n इज लेस देन दैट रियल नंबर। ये चीजें हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से पढ़ा है। तो यू कैन से देन देयर एग्जिस्ट then there exists an natural number n such that this is 1/n is less than this real number, this positive real number y minus x, or obviously क्योंकि n is a natural number that is positive, so 1/n positive, so that will be more than 0। you can say these both are positive, 1/n is positive, y minus x is positive। अच्छा, this implies because y n is a positive number, you can multiply throughout the inequality by the positive number, inequality remains the same। so this equals to 0 is less than 1 and this is less than ny minus of nx, हमने n से मल्टीप्लाई करके पूरी इनइक्वालिटी। ओके, अच्छा अब एक चीज समझिएगा, दो रियल नंबर्स हैं, एक ny है और एक nx है। ny में से हमने nx को सब्ट्रैक्ट किया तो यू गेट अ रिजल्ट दैट इज मोर देन 1, जो कि 1 से ज्यादा है। तो 110% हमारे पास ny और nx के बीच में एक हमारे पास इंटीजर जरूर होगा, है ना, एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर इज देयर, मतलब एन वाई एंड एन एक्स के बीच में, क्योंकि उसका जो सम है, जो डिफरेंस है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा तो तभी होगा ना, कम से कम एक लेंथ का डिस्टेंस वहां पर कवर हो बीच में, है ना। तो यू कैन से 10 10 देयर एग्जिस्ट that thus there exists m instead of natural number such that this is m is less than ny और इज ग्रेटर देन एन एक्स। अच्छा, क्यों ये चीज समझ में आ रही है आपको? क्योंकि अगर मान लो कहीं रियल लाइन के यहाँ पर एन एक्स है और यहाँ पर एन वाई है, ठीक, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज मोर देन 1, दैट इज मोर देन 1, इसका जो डिस्टेंस डी अगर हमने कह दिया दिस इज डी इज मोर देन 1, तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया तो कम से कम एक नेचुरल नंबर तो जरूर होगी इसके अंदर, एक एक नंबर हमारे पास जरूर एग्जिस्ट करेगी इसके बीच में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया गया है। ओके, तो
we have this. It means that there exists a natural number m between nx and 1y, है ना, एग्जिस्ट करेगा। क्यों ये चीज यहाँ से पता चल रही, बिकॉज ny माइनस nx इज ग्रेटर देन 1, उनके बीच का डिफरेंस 1 से बड़ा है। इट मीन्स दैट उनके बीच का जो फासला है 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा अगर फासला होगा तो डेफिनेटली एक नेचुरल नंबर बीच में जरूर आएगी, है ना। तो दैट इज योर m। तो दिस इंप्लाइज, हम अगर n से डिवाइड कर दें तो यू गेट x इज लेस देन m अपॉन n इज लेस देन 1। क्लियर। तो हम देख रहे हैं कि m अपॉन n, m भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, n भी एक तुम्हारे पास नेचुरल नंबर है। तो ये फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर होती है, एक रेशनल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट कर गई किसके बीच में, x एंड y। और यू नो दैट बाय द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी दिस कंडीशन होल्ड बाय द मेनी नेचुरल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट सो मेनी नेचुरल नंबर। तो n हमारे पास बहुत सारे मिलेंगे, और बहुत सारे मिलेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी बहुत सारे मिलेंगे। तो m अपॉन n चेंज करते जाओ, m अपॉन हमारे पास नेचुरल नंबर बदलती चली जाएगी। तो 10 अगर, और एटलीस्ट एक m जरूर एग्जिस्ट करेगा ny और nx के बीच में। तो इसका मतलब एक आया, उसके नीचे का जो हमारा नेचुरल नंबर है वो इंक्रीज करते रहे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यू विल गेट देयर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, एंड दैट इज डिन्यूमरेबल, काउंटेबली इनफाइनाइट कह सकते हो, यू कैन राइट इट। तो 10 you can say thus between two distinct real numbers, there are infinitely many rational numbers. There are infinitely रेशनल नंबर। ओके, तो आई होप कि प्रूफ समझ आया होगा। इसी तरीके से अगर दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है तो उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, तो उसको जरा देख लेते हैं। यू कैन से हियर आल्सो बिटवीन, अच्छा, जैसे हमने यही प्रूव कर दिया कि दो रियल नंबर्स हैं, तो उन दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होती है, इसका भी हमने प्रूव किया था। और यहाँ पर भी हमने देखा कि जब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जो है रियल नंबर ही होती है, तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स दो भी डिस्टिंक्ट, कुछ ना भी छोटा इंटरवल क्यों ना हो, है ना। अगर हम डिस्टिंक्ट रियल नंबर की बात करें तो फॉर्म अ इंटरवल दैट इज वेरी वेरी लेस इंटरवल, उस वेरी वेरी लेस इंटरवल के अंदर भी बहुत से इनफाइनाइटली मैनी हमारे पास रियल नंबर्स होंगी, या कह सकते हो रेशनल नंबर्स होंगी। ओके, तो लेट अस राइट between two distinct real numbers, there exist there are infinitely many irrational numbers. Okay, so between two distinct real numbers there are infinitely many irrational numbers. अच्छा, एक सवाल हमसे अक्सर स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर दो रियल नंबर्स डिस्टिंक्ट ले, उनके बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स होंगे, क्या दो रेशनल नंबर डिस्टिंक्ट ले उनके बीच में भी रेशनल नंबर इनफाइनाइट होंगे? तो भैया वो जो रेशनल नंबर ले रहे हो वो रियल नंबर ही तो है, ठीक है। तो रियल नंबर्स अगर है तो इसका डेफिनेटली दो रेशनल नंबर्स ले लो, चाहे दो नेचुरल नंबर्स ले लो, कुछ भी ले लो, वो रियल नंबर से बड़ा सेट है। तो उसमें जब एक कोई चीज फॉलो कर रही है तो वो चीज उसके छोटे में भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स। तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स भी इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगी दो रियल नंबर्स के बीच में अगर डिस्टिंक्ट हैं। तो लेट अस प्रूव इट।
So similarly, let x and y is belonging to set of real numbers, and such that this x is less than y. This implies x upon root 2 is less than y upon root 2. हमने दो रियल नंबर लिया, x इज लेस देन y, तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ हमने 1 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट x अपॉन रूट 2 इज लेस देन y अपॉन रूट 2। अब ये रियल नंबर कुछ भी है तो हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि दीज आर टू रियल नंबर्स लाइक दिस, है ना, ये भी दो रियल नंबर ही हैं। जिस सच दैट x अपॉन रूट 2 इज लेस देन y अपॉन, क्योंकि हमारा रूट 2 1 अपॉन रूट 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ रखा है कि दो रियल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, डेफिनेटली रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये हम अभी पिछली थ्योरम में हमने प्रूव किया है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट, then there exist r that is belonging to q, है ना, मतलब एक रेशनल नंबर हमको मिल ही जाएगी। और क्लियरली दिस r इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास वी आर टेकिंग दिस x इज लेस देन y, कुछ इस तरीके से हम लेते हैं कि r इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। रेशनल नंबर इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, तो हमको हमको ऐसी रेशनल नंबर r लेनी है जो जीरो ना हो, क्योंकि जीरो अगर हो जाएगी तो हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, हम फिर इरेशनल नंबर को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी देखेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। तो क्लियरली हम जो बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, तो उसमें से हम ऐसी रेशनल नंबर को लेते हैं जो कि नॉन जीरो है ना। तो देन देयर एग्जिस्ट आर इन क्यू and r is not equals to 0 such that this is x upon root 2 is less than r is less than y upon root 2। okay, we got this one। अब हम रूट को अगर पूरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस वी गॉट x इज लेस देन r रूट 2 इज लेस देन y। अब एक चीज बताइए, r इज अ रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर, एंड रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर इफ रेशनल नंबर इज नॉन जीरो। क्योंकि अगर जीरो होता है तो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर एक जीरो नंबर देता है, वो एक रेशनल हो जाती है। तो वी नो दैट कि if I'm just taking this is a is rational, ध्यान दीजिएगा, and it is not zero, और यहाँ पर हमने irrational लिया, irrational that is your b, तो जो ए बी प्रोडक्ट आता है दैट इज योर इरेशनल, ये इरेशनल होता है। ये चीज हमारे पास पता है, पहले से रिजल्ट पता है। तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने दो रियल नंबर्स फॉर्म किए, ठीक है, सच दैट कोई भी इरेशनल नंबर से हमने डिवाइड करके एक हमने नंबर फॉर्म किए, और उसके बीच में हमने रेशनल नंबर मान लिया जो कि नॉन जीरो है। और जब हमने मान लिया तो हमने उस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो यू गेट दैट r रूट 2 इज लेस देन y एंड ग्रेटर देन r। तो हमको क्या हो गया, r से बड़ी और y से छोटी एक इरेशनल नंबर मिल गई r रूट 2 के फॉर्म में, ठीक है। और इस एक इरेशनल नंबर को यू नो दैट कि r इज इनफाइनाइटली मैनी, है ना, r तुम्हारे पास इनफाइनाइटली मैनी है, तो 110% जो r रूट 2 आएगा वो भी तो इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आएगा, ठीक है। तो इट मींस दैट कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी irrational number between two real numbers x and y if the numbers are distinct। okay, so now you can say thus between two distinct real numbers there are infinitely many irrational numbers। So thus between two distinct real numbers there are infinitely many irrational numbers। तो ये चीजें हमने प्रूव कर ली। अच्छा, इन्फिमम और सुप्रीमम का जो कॉन्सेप्ट है
वो थोड़ा सा और अच्छे से एलिब्रेट करते हैं और देखते हैं कि एक बाउंडेड सेट है तो उसका अगर सबसेट है कोई तो वो क्या होगा, बाउंडेड होगा या नहीं, उस चीज को जरा देखते हैं। तो लेट अस राइट अनदर रिजल्ट। रिजल्ट ये है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है, एंड बी इज बाउंडेड, बी इज बाउंडेड मतलब कह सकते हो कि बाउंडेड सेट है उसका एक सबसेट ले रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं, देन यू कैन से देन दिस ए इज बाउंडेड, है ना। तो ये कह सकते हो अगर बड़ा सेट हमारे पास बाउंडेड है तो छोटा सेट भी हमारे पास बाउंडेड होगा, है ना। इस तरीके से भी कह सकते हो, या कह सकते हो कि सबसेट ऑफ एवरी बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, इस तरीके से भी कह सकते हो। और यहाँ पर हमने मैथमेटिकली भी लिखा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये होगा तो यू नो दैट कि एवरी बाउंडेड सेट हैज सुप्रीमम एंड इन्फिमम। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सुप्रीमम एंड इन्फिमम of A and B? So you can say further, जो A का GLB होगा या इन्फिमम होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ B is less or equal to the greatest lower bound of A, ठीक है। तो जो बी सेट है, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, बी इज अ सेट एंड ए इज द सबसेट। तो जो हमारे पास बी सेट है उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो हमेशा सबसेट के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा या उसके इक्वल भी हो सकता है। और यू नो दैट कि जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वो हमेशा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से बड़ा ही होता है। तो यू कैन से कि जो लीस्ट अपर बाउंड है या एल यू बी of A is greater than LUB of A. Okay, the greater of the LUB greater than to the GLB, मतलब हमारे पास जो लीस्ट अपर बाउंड है A का, that will be greater than the greatest lower bound of A. We know that, and this will be less than the least upper bound of B. ओके, तो आपको कुछ ध्यान कुछ इस तरीके से रखना है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड वी आर एंडिंग इन बी, है ना। और वी स्टार्टिंग, यू नो दैट कि जीएलबी इज लोअर देन टू अदर्स, तो इसका मतलब है जीएलबी ऑफ बी इज लेस और इक्वल टू जीएलबी ऑफ ए, इज लेस और इक्वल टू एलयूबी ऑफ ए, एंड इज लेस और इक्वल टू एलयूबी ऑफ बी। ओके, तो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं कि कोई भी बाउंडेड सेट है तो उसका सबसेट भी बाउंडेड होता है। तो लेट अस प्रूव दिस वन। प्रूव करने के लिए क्या चाहिए हमको, दो सेट चाहिए और एक सबसेट चाहिए। तो एज वी नो दैट कि बी इज बाउंडेड, मतलब बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम होगा या फिर कह सकते हो अपर बाउंड होगा और लोअर बाउंड होगा। सो देयर एग्जिस्ट, so there exist real numbers small k and capital K, such that this small k is less or equal to x is less or equal to capital K, because bounded है तो हमारे पास अपर बाउंड होगा और लोअर बाउंड होगा। तो स्मॉल k इज अ लोअर बाउंड एंड कैपिटल K इज अपर बाउंड फॉर ऑल एलिमेंट्स x इन B। तो फिर B क्या है, एक बाउंडेड सेट है। ओके, अब एक चीज आप बताइए, एक सेट है उसके सेट के हर एक एलिमेंट स्मॉल के और कैपिटल के के बीच में है, तो उनमें से अगर कुछ एलिमेंट्स को चूज करके कुछ एलिमेंट्स को लेकर एक हम सबसेट बना देते हैं, तो सबसेट के एलिमेंट भी तुम्हारे पास उन दो रियल नंबर्स के बीच में ही होंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्स लिए गए होंगे वो कहीं अलग से तो लिए नहीं गए, लिए तो ए के बी सेट से ही गए हैं, और बी सेट के सारे एलिमेंट उस स्मॉल के और कैपिटल के बीच में है। तो इसका मतलब जो सबसेट बनेगा, सबसेट के हर एक मेंबर भी उस स्मॉल के और कैपिटल के बीच में होंगे। तो यू कैन से हियर अगेन this small k is less or equal to x is less or equal to capital K
फॉर ऑल एक्स इज इन ए। जो सबसेट के मेंबर्स होंगे वो भी तो हमारे पास कमी मतलब कैपिटल के से छोटे, क्योंकि जो एक्स लिए गए हैं वो सारे के सारे जो यहाँ पर ए के अंदर एक्स हैं, क्योंकि ए इज अ सबसेट, तो सारे के सारे एलिमेंट कहाँ के हैं, बी के ही हैं। और यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि बी के सारे एलिमेंट इन दो रियल नंबर्स के बीच में है, तो यहाँ पर ए के भी सारे मेंबर इन दो रियल नंबर्स के बीच में होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यू कैन से सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इससे क्या प्रूव होता है कि क्योंकि हर एक रियल नंबर इस सेट का इन दो रियल नंबर के बीच में है, तो इम्प्लाइज यू कैन से दिस इज ए इज बाउंडेड। ये कैसा है, बाउंडेड, ए इज बाउंडेड सेट। ओके, अच्छा बाउंडेड हो गया, तो इसका मतलब है कि सबसेट ऑफ एवरी बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। 100% कह सकते हो बड़ा सेट अगर हमारे पास बाउंडेड है तो उसका छोटा, उसका कोई भी सेट हम निकाले वो भी बाउंडेड होगा। तो वी प्रूव्ड दिस। अच्छा, अब हम ये रिजल्ट प्रूव करते हैं जेएलबी और एलयूबी के ऊपर, है ना। इसको थोड़ा सा पहले ओरली समझने की कोशिश करें। ध्यान दीजिए, ये कोई हमारे पास बी है और हमारे पास कोई इसका सबसेट हमने ले लिया, दैट इज। एक चीज बताइए, हम जो जीएलबी ढूंढते हैं इसमें से पूरा हम ढूंढेंगे, इसको देखना होगा हमारे पास, इनमें हमारे पास एलिमेंट छोटे भी हो सकते हैं, ए के एलिमेंट से बड़े भी एलिमेंट्स होंगे बी के अंदर, क्योंकि ए का जो एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से चूज कर रहे हैं कि उसी बी के एलिमेंट्स में से कुछ उठा रहे हैं। तो हमारे पास जो बी के अंदर एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास या फिर है, हो सकता है एक ए के अंदर एलिमेंट्स, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो मान लो कि ए के जो एलिमेंट्स हैं उनसे छोटे एलिमेंट्स बच जाए बी के अंदर, या फिर हो मौजूद हो, या फिर हमारे पास एक एलिमेंट है उनसे बड़े एलिमेंट्स भी बच जाए। तो अगर हम जैसे बड़े एलिमेंट्स बच गए तो बड़े एलिमेंट हुए, तो उस केस में जो हमारे पास एलयूबी होगा, लीस्ट अपर बाउंड जो बी का होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, हर एक एलिमेंट से बड़ा होगा, इट मीन्स एलयूबी ऑफ ए से बड़ा ही होगा। और एलयूबी ऑफ ए डेफिनेटली बड़ा होता है किससे, जीएलबी ऑफ ए। ठीक है, और अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जब हम जेएलबी बी का लिखने जाएंगे तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा हुआ जो कि ए के एलिमेंट से छोटा है तो वो जीएलबी हो जाएगा। तो जीएलबी ऑफ बी इज लेसर देन द जीएलबी ऑफ ए। ठीक है, इट डैम श्योर दिस विल बी लेस और इक्वल जीएलबी ऑफ बी। ठीक है, बी का जो जीएलबी होगा या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, ठीक है, छोटा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब छोटा एलिमेंट से जो छोटा कोई हमको एक रियल नंबर मिल जाए, दैट विल बी मतलब हर एक जो नंबर है उस सेट के उस जीएलबी से बड़े ही हों, दैट इज योर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओके, और कोई दूसरा जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ना हो, तो इसके बारे में जरा देखते हैं। ओके, तो इसका प्रूफ लिखते हैं। लेट, समझ पा गए हो, इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करिए, दिमाग में बिठाइए कि किस तरीके से ये रिजल्ट फॉलो होता है। लेट L1 L2 U1 and U2 denote denotes the GLB, है ना। L1 को हमने बोला कि ये GLB है A का, और L2 को बोला दिस इज GLB ऑफ B, और LUB U1 को हमने बोला दिस इज LUB ऑफ A, एंड जो हमारे U2 है दिस इज योर LUB ऑफ B। ठीक है, तो आर GLB एंड LUB of A and B respectively. Okay, so we shall prove that that is your L2, है ना। क्या प्रूव करना है, GLB है किसका, B का जो है तुम्हारे पास, दैट इज योर L2, so you can say this L2 is less or equal to L1 is less or equal to U1 is less or equal to U2, we have to show this। ठीक है, ये तो हमें प्रूव करना है, तो आइए जरा देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। हालांकि समझ गए हम, ज्योमेट्रिकली हमने जब देखने की कोशिश की रियल लाइन के ऊपर तो हमें चीजें क्लियर हो रही थी कि क्यों जो है बी का जीएलबी तुम्हारे पास ए के
GLB से जो है छोटा होगा। ओके, तो एज वी नो दैट L2 इज GLB ऑफ B। अच्छा, GLB है तो इसका मतलब है B के हर एक एलिमेंट जो है उस GLB से बड़ा होगा। यू कैन से दिस इज योर L2 इज लेस और इक्वल टू X फॉर ऑल X इज इन B। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे पास ये छोटा है, दिस इज द लोअर बाउंड एंड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो हर एक एलिमेंट जो बी का होगा वो हमारे पास L2 से बड़ा होगा या उसके इक्वल हो सकता है। तो दिस इम्प्लाइज यू कैन से, क्योंकि हर एक एलिमेंट बी के लिए है तो ए के लिए भी होगा, है ना। यू कैन से दिस इज L2 इज लेस और इक्वल टू X फॉर ऑल X इज इन ए। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारे पास A इज द सबसेट ऑफ B, एक का सबसेट है तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट बी के लिए जो चीज फॉलो हो रही है और ए के जो एलिमेंट्स है वो बी के ही एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब हर एक ए के एलिमेंट के लिए भी वो कंडीशन फॉलो होगी, दिस L2 इज लेस और इक्वल टू X। तो दिस इंप्लाइज L2 इज द इज अ लोअर बाउंड, है ना। यही तो होता है कि अगर हर एक एलिमेंट उस सेट का किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट रियल नंबर से हमेशा बड़ा है या उसके इक्वल है फॉर ऑल एक्स, ठीक है, तो उस केस में वो जो हमारे पास मेंबर होता है जो रियल नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। तो इस तरीके से आप कह सकते हो L2 इज द लोअर बाउंड ऑफ ए। वो ए का क्या है, लोअर बाउंड। और पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं जो L1 है दैट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए। तो अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि जो L1 होगा दैट विल बी ग्रेटर देन L2, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और L2 अनदर हमारे पास बाउंड है ए का, तो उससे हमारे पास बड़ा हो सकता है या उसके इक्वल होगा। तो नाउ बट यू कैन से बट दिस L1 is the greatest lower bound, is the greatest lower bound of A। ओके, सो यू कैन से कि जो हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो हरे सारे लोअर बाउंड से बड़ा होता है, तो दिस इंप्लाइज यू कैन से दिस L1 इज ग्रेटर और इक्वल टू L2, है ना। दिस इज ऑब्वियस, दिस इज द रिजल्ट वी हैव गॉट, है ना। इसका एक नाम देते हैं, इक्वेशन 1 नाम देते हैं, ठीक है। तो दिस L1 इज ग्रेटर इक्वल टू L2, क्यों? क्योंकि L2 इज अ लोअर बाउंड ऑफ ए और L1 इज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फिमम, तो इन्फिमम इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द रेस्ट ऑफ द लोअर बाउंड, है ना, उनसे बड़ा होता है या इक्वल, अगर सेम हुई तो इक्वलिटी आ जाएगी। तो L1 इज ग्रेटर इक्वल टू L2, तो पहली चीज तो प्रूव होगी। अब आते हैं दूसरी तरफ पढ़ते हैं, तो नाउ दिस L1 and U1 are GLB and LUB of A respectively। A respectively, so clearly L1 is less or equal to U1, है ना, क्योंकि हमारे पास GLB किसी एक सेट के लिए, तो उस केस में जो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड होता है वो हमेशा बड़ा होता है उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। ओके, किसी एक सेट के अंदर, तो वी हैव दिस कंडीशन, दिस इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है, अब हम U2 के बात करते हैं। फाइनली यू कैन से फाइनली एज U2 is LUB of B, so so this is X is less or equal to U2 for all X is in B, ठीक है। मतलब U2 क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब ये है कि U2 से बड़ा कोई भी हमारे पास नंबर B के अंदर नहीं होगा जो U2 से बड़ा होगा। तो दिस इज X is less or equal to U2 for all X belonging to
बी। अच्छा, यहाँ से क्या मिलता है? क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर हमारे पास हर एक एलिमेंट बी का छोटा है तो ए का भी छोटा होगा, ये सबसेट है। दिस इम्प्लाइज एक्स इज बिलोंगिंग टू, अगेन लेस और इक्वल टू, यहाँ पर लिख दो सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट है, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या पता चलता है कि हर एक एलिमेंट एक्स जो कि हमारे पास ए के अंदर है, दैट इज ग्रेटर देन ऑफ दैट नंबर, यू टू इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स। तो ये अपर बाउंड के तरीके से हो गया, दिस इज लाइक अपर बाउंड। तो ये अगर अपर बाउंड हो गया तो नाउ यू कैन से, so this implies u2 is an upper bound, is an upper bound of a, an upper bound of a, clear? Next है, but this u1 is the least upper bound, least upper bound of a, ठीक है? क्योंकि हमें पता है u1 जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, तो u1 अगर हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है तो यू कैन से दिस u2 is greater than u1, so u1 is, u1 is less or equal to u2, क्योंकि हमारे पास अगर कोई दूसरा हमारे पास अपर बाउंड हो जा रहा है तो वो हमेशा जो लीस्ट अपर बाउंड होगा उससे बड़ा ही होगा। u2 इज लाइक अपर बाउंड, तो दिस इंप्लाइज u2 इज ग्रेटर देन u1, बट but u1 is the, u1 is the least upper bound, u1 is the least upper bound, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज हमको पता चल गई कि दिस we have this one, we are repeating this thing, so but u1 is the least upper bound of a, so u1 is less or equal to u2। तो हमें पर प्रूव हो गया, हमने पहले फर्स्ट में प्रूव किया कि दिस L2 is less or equal to L1, सेकंड में हमने प्रूव किया कि दिस u1 is greater than L1, एंड थर्ड में हमने प्रूव किया कि u1 is greater than u2। so this implies by 1 and 2, 1 2 and 3 we get that L2 is less or equal to L1 and L1 is less or equal to U1 and U1 is less or equal to U2. This implies you can say this GLB of B is less or equal to GLB of A is less or equal to LUB of A, and this is less or equal to LUB of B. For this is A is the subset of, क्लियर? तो आई होप कि चीजें समझ में आ रही हैं और हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास किस तरीके से इनइक्वलिटी होती है सुप्रीमम और इन्फिमम के अंदर, अगर कोई सबसेट है ना, और अगर कोई बाउंडेड सेट है उसका कोई सबसेट लेते हैं तो हमेशा वो बाउंडेड होता है। ओके, तो आई होप कि चीजें समझ आई होगी जो भी हमने इस लेक्चर में पढ़ा, और इसी तरीके से हम लेक्चर आपको देते रहेंगे, और आप जुड़िए कंटिन्यूसली, आप एक बाय एक लेक्चर को देखिए और समझिए उसको, राइट डाउन करिए अपने नोट्स पे, और उसके ऊपर आप एनालिसिस करिए, उसके ऊपर थिंक करिए, डेफिनेटली यू विल गेट मैथमेटिक्स, आप एक अच्छा मैथमेटिक्स सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।